क्वेश्चन नंबर 42 राजकुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। 42 क्वेश्चन नंबर 42 माननीय मंत्री जी। सभा पटल पर रख दिए हैं जवाब। राजकुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार जो मुझे आपने अवसर प्रदान किया। मैं फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से आता हूं, जो पानी की किल्लत के लिए पूरी दुनिया में जग जाहिर है। 1571 से लेकर 1585 के बीच में वो अकबर की राजधानी भी रहा है और अकबर पानी की कमी के कारण क्वेश्चन पूछो। पानी की कमी के कारण अकबर उसको छोड़ के चला गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आलू की खेती होती है कम पानी में भी, तो क्या फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कोई आलू के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कोई योजना सरकार की है? अगर नहीं है तो कृपया आलू का प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ लगा दिया जाए, जिससे किसानों का भला हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा था और अभी सप्लीमेंट्री प्रश्न के तौर पे जो पूछा है, वो प्रोसेसिंग लगाने का मांग जो कर रहे हैं वो फूड मिनिस्ट्री के रिलेटेड है। तो मैं आपके सवाल को वहाँ आप फूड मिनिस्ट्री के संपर्क करके कुछ जानकारी लेना चाहे तो लेंगे, मगर आपका जो बेसिक सवाल था कि पानी की किल्लत वाले एरिया में भारत सरकार की ओर से और ख़ास करके आपके फतेहपुर सीकरी एरिया में कोई प्रोविज़न सरकार ने किए हैं, तो मैं बहुत नम्रता से सदन के संज्ञान में लाने के लिए आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगा कि कई योजनाएं हमारी इस क्षेत्र के लिए भी हैं, मगर आगरा ज़िले के लिए ही, पूरे देश के लिए अभी नहीं बता रहा हूँ, मगर आगरा ज़िले के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागबानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जो काम हो रहा है वो, और पीएम किसान और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में जो काम हो रहा है, वो 6 योजनाएं आगरा ज़िले में भी काम कर रही हैं। और आगरा के क्षेत्र में हमारे आईसीआर के माध्यम से समेकित खेती के लिए कुछ गांवों में इसके मॉडल भी बनाए हैं। वहां जाके आप कम सिंचाई वाले या ड्रॉट आधारित किस्मों को, उनके प्रयोगों को भी देख सकते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। हमारे क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार की क्या योजना चल रही है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोर क्रॉप पर ड्रॉप एक नारा दिया है जो बहुत चर्चित है, और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक स्तर पर एक योजना ये बनाई गई है। इसमें मेरे क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो आगे इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, कब इसमें तेजी आएगी? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय अपने सांसद महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और उनके अनुसंधान से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 15-16 से आपके क्षेत्र में और पूरे देश में काम कर रही है, तो उसी के तहत आपके क्षेत्र में जो ज़िला है उनके लिए मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं ज़िला की डिटेल भी आपको बता सकता हूँ, बाद में दूंगा भी, मगर पूरे देश के लिए अभी तक 218-19 तक 15-16 से लेकर अभी तक 11,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज में लाया गया है और 9,188 करोड़ रुपये इसमें निर्मुक्त किए गए हैं। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Raj. Sir, I am aware that agriculture is a state subject, but I through you like to ask the Honourable Minister that in his reply he has mentioned he is doing special cases for water and seeds. Now, from the state where I come from is going through an agrarian crisis right now. And yesterday, in a reply, the Honourable Minister in Maharashtra has said
that there is a scheme for water for helping agriculture, since this question is on agriculture development, says there is a scheme called Jal Yukta Shivar Yojana, where 8,000 crores, and the government itself has admitted that there has been some misuse of funds. So I would like to ask the Honorable Minister, I am aware it's a state subject, but when there is an agrarian crisis going on, the government of Maharashtra report says that there are 8 suicides every day. This is not my report, this is the official reply of the government of Maharashtra. So when there is such an agrarian crisis, 8 people are committing suicides Mani every Mantriji. day. There is such a big corruption charge admitted by the government of Maharashtra. What will the central government do to save my state and the poor, hard-working farmers of my state of Maharashtra? Sir, I reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा और उसमें एक ऑब्जर्वेशन किया है और सरकार से वो जानना चाहते हैं कि ये अछत और सूखा वाले प्रदेश के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो मैं मानता हूं कि जब सूखा घोषित होता है तो राज्य की ओर से सेंटर को उनकी सूचना आती है और उसके ऊपर जो कार्यवाही होती है वो सब मेरे हिसाब से आप भी भली भांति जानती हैं। आपका इंटेंशन है वो जो करप्शन के चार्जेज हैं कुछ योजना को लेकर, वो योजना केंद्र सरकार से ताल्लुकात रखती नहीं है और राज्य के संबंधित योजनाएं हैं उसके बारे में ये हमारे क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। मगर आप इसके बारे में राज्य से पता कर सकते हैं और इसमें राज्य केंद्र सरकार के सामने आपकी ओर से कोई दरखास्त आएगी तो हम छानबीन जरूर करवाएंगे। मगर महाराष्ट्र की सरकार को मुझे 2 चीज़ों में इस ग्रह के माध्यम से धन्यवाद करना है। सर, पानी का बड़ा संकट महाराष्ट्र झेल रहा है, वहाँ इस प्रकार के जल शिविरों को रोक के बरसाती पानी को रोकने का यदि किसी राज्य में सबसे अच्छा काम हुआ है तो महाराष्ट्र में। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ और उसी काम में कहीं से किसी ने कुछ किया है तो इसका दोष सरकार पे डालने के बजाय उसकी जांच की बात आप करें, तहाँ तक तो मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। मगर ये हर प्रांत के मेरे सभी साथियों को मेरा आह्वान है कि जल का संकट है वो सिर्फ सरकार की ओर हम आंगली दिखाते रहेंगे तो हल नहीं होगा। इसमें हम सभी को मिलकर, सभी राज्यों को मिलकर अपने अपने क्षेत्र में वर्षा के सिंचित करने का काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 मोहन भाई। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी पर है जवाब से। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो भारत सरकार ने निकाला उससे किसानों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, पर उस योजना में जो प्रीमियम पे करना है किसानों को अनिवार्य है, उसके वजह उसको स्वैच्छिक करना चाहिए। जो किसानों को पानी की सुविधा है, नहर की सुविधा है, बोरवेल की सुविधा है, कुआं की सुविधा है, उसको कभी क्लेम मिलता भी नहीं है तो उसको अनिवार्य के अलावा स्वैच्छिक करना चाहिए। दूसरा मैं वो कह रहा हूँ जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी है उसको कॉर्पोरेट ऑफिस में चलती है, ग्राउंड लेवल पे उसके पास कोई आदमी भी नहीं होता है। पूरा काम क्रॉप कटिंग का सब काम गुजरात सरकार, राज्य सरकार के सब कर्मचारी होता है, भारत सरकार दोनों मिलके क्रॉप कटिंग करते हैं। तो योजना हर एक राज्य ने, किसी ने राज्य ने योजना चालू करने के लिए कोई पत्र भेजा है कि नहीं, तो योजना राज्य सरकार को देने के लिए सरकार को सोच रहे कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोहन भाई वैसे हमारे ही राज्य के किसान नेता हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जब आज़ादी के समय पे सौराष्ट्र राज्य था और उसकी राजधानी राजकोट हुआ करता था, वही उसी एरिया से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अहम मुद्दा इस सदन के सामने उपस्थित किया है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 85 में पहली बार लागू हुआ था और उस समय उनका उद्देश्य था सिर्फ जो किसान ऋण लेते थे उस ऋण को इंश्योर करने का था। मैं सारी चीज़ें अभी इस सदन के लिए बोलने का मेरा इरादा नहीं है, मगर वहीं से लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 16 में जब इंट्रोड्यूस किया, वहाँ तक की यात्रा में इस योजना को मॉडिफाई करने का सभी सरकारों ने प्रयास किया था। इसी 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई
और जो हमारे मोहन भाई ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उनकी मांग ये है कि किसानों को इसमें ऑल्टरनेट देना चाहिए। उसको कंपलसरी जो हम ऋण के किसानों को इस कवरेज में ले रहे हैं, तो ये इसके बारे में सरकार की क्या राय है। मैं बहुत विनम्रता से इस सदन के सामने और मोहन भाई की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में सीधे किसानों के संगठनों ने भी हमें डिमांड हमारे सामने रखी है। गुजरात किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भी रखी है, कई सांसदों ने भी रखी है, आपके द्वारा भी एक खत हमको मिला है, कई राज्य सरकारों की ओर से भी हमें इनकी सूची भी है मेरे पास, मगर वो मैं बताता हूँ कि इन राज्य सरकारों की ओर से भी हमें ये मिला है। इसी का संज्ञान लेते हुए कल ही हमारी सरकार की ओर से, हमारे सेक्रेटरी की ओर से सभी राज्य के माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी इधर, सभी सेक्रेटरीट को, राज्य की सरकारों को एक खत लिखा गया है। मैं इनकी एक पैरा आपके जानकारी के लिए पढ़ूंगा ताकि आपके मन में जो है विषय, इसका समाधान हो सके। टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाद में रिक्वेस्ट representation have been received by the government from various quarters, including few state governments and farmer organizations, to make the scheme voluntary, optional for all farmers. The government is in the process of examining this request to further review, modify the schemes. ये अपना स्टेटस है और हमने सभी राज्यों के प्रमुख अधिकारियों को और एग्रीकल्चर सेक्रेटरियों को आग्रह किया है कि वो अपनी राय बता दे, ताकि इस अहम मुद्दे पर ठीक तरह से रिव्यू करके जो आपकी मन की बात है उसी दिशा में हम एग्जामिन कर रहे हैं और कुछ बहुत ही शीघ्र ही इसका निपटारा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री। અને अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्व का प्रश्न वही था कि किसानों को अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक होना चाहिए। तो आपने जो पत्र लिखा है उसको राज्य सरकार उसको अच्छी तरीके से भेज के वो अनिवार्य के अलावा स्वैच्छिक करे, ऐसा ही मेरी मांग थी। प्रताप राव जादव जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना किसानों के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मैं उनको किसानों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये योजना जो बनाई गई और वो योजना में जो उसमें लिखा है कि किसानों का फसल बीमा देने के लिए पिछले 7 सालों में से 5 साल का एवरेज निकाल के उस पर बीमे की रकम ठहराई जाती है। तो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्य हो, इसमें सूखे की स्थिति होने से वहाँ का जो किसानों का एवरेज यील्ड है वो बहुत कम घटते जा रहा है। और एवरेज यील्ड के ऊपर अगर बीमा कंपनी किसानों को मुआवजा देने के लिए सोचेंगी तो किसानों को अच्छा मुआवजा मिल नहीं सकता। तो मेरा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि किसानों का पिछले 5 साल में, जिस साल में अच्छी बरसात हुई होंगी, जिस साल अच्छी उपज हुई होंगी, वो ज़मीन ने कितनी उपज दी, किसानों ने कितनी मेहनत लगा के वहाँ पर उपज निकाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड जो 5 साल में होगा उसको नज़र के सामने रख के वो हिसाब से बीमा कंपनी ने किसानों को मुआवजा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ज़िले का मैंने कल मालूमात की, बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में ICICI लोम्बार्ड कंपनी को किसानों के और सरकार की तरफ से जो इंस्टॉलमेंट गया वो 175 करोड़ के लगभग है। पूरे बुल्ढाना ज़िले में पिछले 3 सालों से सूखा है और ये साल जो किसानों को क्लेम मंजूर हुए वो सिर्फ 56 करोड़ के हैं। तो इसका मतलब ये पीक बीमा योजना वो कंपनियों के लिए चलाई जा रही या किसानों के लिए चलाई जा रही, ये मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। और जो पहला सवाल था कि इसको ऐच्छिक बनाना चाहिए, कंपल्शन नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया वो स्वैच्छिक वाला तो मैंने विस्तार से जवाब दे दिया है कि हम सरकार ने सभी राज्यों से, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन तो आए ही हैं, उसके उपरांत हमने प्रोएक्टिव बन के सभी राज्यों से हमने उनकी राय मांगी है। वो राय आ जाने के बाद इसके बारे में हम त्वरित निर्णय लेंगे। अभी ये खरीफ की सीज़न में यही योजना लगेगी, आगे की सीज़न के लिए सोचा जाएगा। आपका जो सवाल था कि ये
अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो थ्रेशहोल्ड गिना जाता है वो सबसे अच्छे साल का गिनना चाहिए और ये पिछले साल के आधार पर नहीं गिनना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसकी प्रोसीजर ही ऐसी है कि जिस साल का बीमा हम मंजूर करने जा रहे हैं उसके पहले के 7 साल के डेटा हम लेते हैं, 7 साल के। मैं आपको बताता हूं, फिर आप सुन लीजिए, फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। उस 7 साल में से वो 5 साल चुने जाएंगे जो सबसे अच्छे हो, जो इसमें से जो कमज़ोर होंगे उसको निकाल दिए जाएंगे और उस 5 साल के सबसे अच्छे डेटा का एवरेज निकाल के उसको थ्रेशहोल्ड माना जाता है और उन्हीं के साथ इसी साल का जो प्रोडक्शन होता है इनको मिलाकर ये गणना की जाती है। तो मुझे लगता है कि वो अभी तक किसानों की ओर से इसके बारे में कोई सूचना हमको मिली नहीं है। फिर भी आपका कोई सुझाव है तो हमको भेज देना। क्वेश्चन नंबर 44 विंसेंट एच पाला जी। क्वेश्चन नंबर 44। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष श्री, प्रश्न के जवाब टेबल पर रखें। माननीय सदस्य। So, in the brief reply by the minister, he admitted that the proposal for setting up a central agriculture university in Meghalaya will be there. It was initiated in 2009. May I know from the honorable minister, in spite of the government has already handed over 200 acres of land to the central government, but up to now the university has not come out. What's the reason and what's the reason of delay of the schemes or the university? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है। 2009 के समय योजना आयोग की प्लानिंग में मेघालय में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरंभ की जाए ऐसा विषय था और ये प्रमुख रूप से विषय खड़ा हुआ था क्योंकि जो इम्फाल यूनिवर्सिटी है उसके कार्यक्षेत्र में नागालैंड नहीं आता था, इसलिए नागालैंड और मेघालय को मिला के एक अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, यह बात इसके मद्देनज़र रखते हुए तय हुई थी। लेकिन बाद में 2016 में इम्फाल यूनिवर्सिटी का एक्ट संशोधन हुआ और उसमें नागालैंड को जोड़ दिया गया। अब नागालैंड जब उसमें जुड़ गया है और इम्फाल में स्वाभाविक रूप से पूर्व से ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये सोचा गया कि अब नागालैंड उसमें शामिल हो गया है, इसलिए अब इसकी कोई एकदम आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री मेघालय आए थे, उन्होंने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने आग्रह किया था, जो पत्र दिया है उसकी हम जांच करवा रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, the Honorable MOS Minister of Agriculture came in 2016. The Honorable Cabinet Minister came in 2018, July. Both of them, when they came to Meghalaya, they promised, they assured the government of Meghalaya that a university will be set up very soon. May I know from the Honorable Minister, or will the Honorable Minister assure through you that the university will come up as per the promise of the previous ministers? मान्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की भावना का मैं आदर करता हूं। सामान्य तौर पर हम सभी जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। अगर सांसदों से पूछा जाए तो हर सांसद की इच्छा होती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे क्षेत्र में हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि सभी सांसदों के क्षेत्र में यह संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने और ICR ने ये विचार किया कि जो 15 क्लाइमेट जोन हैं, पहले हम उनमें यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अभी तक 3 यूनिवर्सिटियाँ इस प्रकार की आरंभ की गई हैं, जिसमें इम्फाल भी है, अभी कुछ दिन पहले झांसी आरंभ की गई है। और मंत्री जी जब गए होंगे तो उस समय ज़मीन मिल गई थी, तो इसलिए उन्होंने उस समय कहा होगा। लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज आरंभ कर दिया गया है और एग्रीकल्चर कॉलेज में 18 छात्रों की संख्या है। मैं समझता हूँ कि इम्फाल यूनिवर्सिटी से ये एरिया कवर हो सकता है, इसलिए उस समय ये सोचा गया। क्वेश्चन नंबर 45 राहुल रमेश शेवाले जी। 45। सभा पटल पर। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार
आंशिक तौर पर कुछ चुनौतीपूर्ण कारण है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अनाज के लिए अपर्याप्त बाजार और संग्रह केंद्रों की कमी, उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और संग्रह सुविधा की कमी, सामाजिक शुद्ध सुरक्षा कार्यक्रम का चावल और गेहूं तक सीमित होना, मूल्य निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में सूचनाएं उपलब्ध न होना। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताए हुए चुनौतीपूर्ण कारणों के सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे पूरे देश में किसानों को एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अहम सवाल उठाया है और जानना चाहते हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को कैसे उपलब्ध हो। मुझे बहुत नम्रता के साथ और गौरव के साथ माननीय अध्यक्ष की इस सदन में बात रखना है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तय होते थे तो माननीय सदस्य श्री ने बताए उसके अलावा भी कई कारक इसमें CACP के द्वारा जांचे परखे जाते हैं और उसी के आधार पर ये होता था। मगर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस विषय को हाथ में लिया और पहली बार इसको एक नीतिगत स्वरूप देते हुए इनकी लागत के ऊपर 50% का मुनाफा देने के बाद ही उसका मूल्य तय होगा, ये निर्णय किया। और इसके चलते अब किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50% का मुनाफा देकर ही अपना मूल्य निर्धारित करने की एक नीति बन गई है, जो देश के किसानों के हित में अभी तक की सरकारों में लिया गया, मैं मानता हूं मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा तो लिया गया है, मगर अभी तक की सरकारों के लिए गए सभी कदमों में से सर्वश्रेष्ठ कदम है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, समय समय पर प्राप्त हुए सूचना के अनुसार यह साबित हो चुका है कि बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों की साठगांठ के कारण किसानों को अपने उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होता है और इस साठगांठ का शिकार होते रहते हैं, जबकि सरकार को इस बात की जानकारी भी होती है, पर पता नहीं क्यों सरकार को उच्च अधिकारियों इस नेक्सस को तोड़ने में असमर्थ है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार का इस नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, जिससे किसानों का जीवन में खुशहाली हो। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस प्रकार से इस खरीद का प्रोग्राम लागू होता है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसमें किसानों के अकाउंट में ही अब पैसे जाते हैं। अब वो पैसा किसी और एजेंसी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें किसान का बैंक अकाउंट, किसान का आधार कार्ड, इनकी जानकारी लेने के बाद उसका माल प्रोक्योर होता है और माल प्रोक्योर होने के बाद जब वो गोडाउन में पहुंच जाता है, उसकी रिसिप्ट मिल जाने के बाद उसके अकाउंट में सीधे ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अब बिचौलिए वाली बात तो ख़त्म हो गई है। फिर भी यदि सांसद महोदय के संज्ञान में किसी विशेष कहीं कोई मंडी का या किसी किसानों की कोई समस्या है तो वो मुझे बताएंगे, तो मैं इसकी अवश्य जाँच करवाऊँगा। बी मेहताब जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण चाहता हूं क्योंकि जो रिप्लाई दिया गया है इस प्रश्न का इन पार्ट सी वो कंप्लीट नहीं है और उसी के ऊपर मेरा प्रश्न आधारित है। इज द गवर्नमेंट कंसिडरिंग टू ऑपरेट प्राइस सपोर्ट स्कीम which is now under an umbrella scheme on a automatic basis for the crop decided between the center and state with provision for farmers' traceability? Is the government aware that insistence for prior approval and restriction related to qualities reduce the efficacy of PSS? It is not done in the case of paddy and wheat. Prior approval of Government of India for every season does not lend credibility to the farmer on procurement of crops under PSS, and it does not provide incentives to diversify from paddy or wheat to other cereals, oilseeds and pulses. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सदस्य श्री ने जो बताया कि हमारे जवाब में जो उनको क्षति मालूम हो रही है, तो माननीय सदस्य श्री बहुत ही विद्वान सांसद है, वो मैं जानता हूं, और उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है। तो मैं इनसे मेरे अधिकारियों के साथ बिठाकर इस समस्या के बारे में इनका मार्गदर्शन कराने की मैं एक व्यवस्था भी करवा दूंगा। मगर अभी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको पता है कि वो क्वालिटी का जो रिस्ट्रिक्शन है वो रखना थोड़ा ज़रूरी भी है, और इसके चलते यदि हम नहीं रखेंगे तो फिर इसमें माल प्रैक्टिस हो जाने की भी संभावनाएं होती हैं। इसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे ही, मगर जिस भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार की ओर से सेंट्रल की ओर आते हैं तो हम बिना विलंब इसको मंजूरी दे देते हैं। प्रवेश साहिब सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही एक दिल्ली के किसानों को मुद्दा उठाने के लिए मौका दिया। दिल्ली भारत की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में बहुत ही अजीब सी स्थिति है। जैसे आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है, दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं कर रही, पूरे देश में इसका फ़ायदा मिल रहा है, वैसे ही जो किसानों को 1.5 गुना लागत का समर्थन मूल्य है वो भी दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा। दिल्ली में आज भी 80 गाँव में खेती होती है। दिल्ली के किसानों को झज्जर मंडी में जाना होता है अपनी फसल बेचने के लिए, मगर दिल्ली में नजफगढ़ मंडी में उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे कि हम ये समर्थन मूल्य देंगे, मगर चुनाव खत्म होते ही वो अपनी बात से मुकर गए। ऐसे ही पीएम किसान योजना में जो किसानों को 6,000 रुपये पूरे देश में मिल रहा है, वो दिल्ली के किसान को अभी तक एक भी किश्त उसकी नहीं मिली है। और ऐसे ही क्या दिल्ली के किसानों को पेंशन योजना का लाभ, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी किसानों को पेंशन योजना दी है, क्या दिल्ली के किसान क्या वो किसी गिनती में नहीं आते? क्या अगर दिल्ली की सरकार कोई किसानों को लाभ नहीं देना चाहती तो क्या हमारी भारत सरकार दिल्ली के एलजी से बात करे, कोई ऐसा सिस्टम लेके आए कि दिल्ली के किसानों को भी भारत के किसानों जैसा लाभ मिले? दिल्ली में 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था, अभी तक केजरीवाल सरकार ने उसको लागू नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के किसानों को उनका न्याय मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठाया है ये बहुत गंभीर नेचर का सवाल है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, और आप भलीभांति जानते हैं कि राज्य का सब्जेक्ट कृषि होने के कारण जो भी योजनाएं हम लागू करते हैं वो राज्य के माध्यम से ही हम लागू कर सकते हैं। अभी तक हमारा पिछला अनुभव ऐसा भी रहा है कि कई राज्यों में से पीएम किसान का डेटा सेंट्रल को उपलब्ध नहीं हुआ था, इसके चलते हम इनको बेनिफिट नहीं दे सके थे। मगर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें जो राज्यों ने पहली किस्त के समय डेटा नहीं भेजा था, कोई भी कारण होगा उसकी चर्चा मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, मगर अभी उन राज्यों की ओर से डेटा आना शुरू हो गया है। मैं हमारे विभाग की ओर से इन तीनों चीज़ों के लिए, आपके किसानों को मूल्यवर्धित दाम मिले और एमएसपी का लाभ मिले उसके लिए, आप पीएम किसान योजना का बेनिफिट मिले इसके लिए, और पेंशन की योजनाओं का बेनिफिट भी दिल्ली के क्षेत्र में रहे किसानों को कैसे मिल सकता है उसके बारे में हमारी ओर से क्या हो सकता है वो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेके फिर आपकी जानकारी में रखेंगे।